हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए हमारी साइंस की क्लासेस चल रही थी। हमारी फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट्स के साथ साथ हमने थियोरेटिकल पोर्शन तो कंप्लीट कर ही लिया था और उसके एनसीईआरटी बेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख रहे थे। तो कल की वीडियो के बाद जो क्वेश्चन बचे हैं आपके एनसीईआरटी वाले को, उसको कंटिन्यूस करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। कल क्वेश्चन के बाद आपने अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन किए थे, उनको भी एक बार देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देयर में बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। भाई एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। आपको ये बोला गया है कि प्रोटॉन की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए भाई ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मानकर चलेंगे, क्योंकि जब तक आपको कोई कंडीशन नहीं दी जाती है उस केस में तब तक आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही लेंगे। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है। मान लीजिए आपके पास कोई एक प्रोटॉन है, ये आपके पास एक प्रोटॉन हो गया। अब ये प्रोटॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रीली। तो फ्रीली मूव करेगा तो इसके कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर ये प्रोटॉन फ्रीली मूव कर रहा है तो मूव करने का मतलब है इसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, क्लियर है, फोर्स भी लगेगा इसके ऊपर। फोर्स के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ, जब फोर्स होता है तो उसमें मास और एक्सेलरेशन भी होगा। मास ऑब्जेक्ट का चेंज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से एक मोमेंटम भी करके आता है, P बराबर में mv। मोमेंटम के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ ही है। क्लियर है बच्चों, तो मोमेंटम भी होगा। अब देखिए, मास चेंज नहीं हो सकता यहाँ से फिर से, तो या तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी या उसका एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, प्रोटॉन है, अगर यहाँ पर प्रोटॉन एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन अगर मूव कर रहा है इसका मतलब है उसके ऊपर कोई फोर्स फील हो रहा है। और फोर्स के मैथमेटिकली ट्रीटमेंट से हम देख सकते हैं, भाई मास तो किसी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होगा लेकिन उसका एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है। सिमिलरली मोमेंटम के केस में हम देखें तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, यानी एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों चेंज हो सकती है उस प्रोटॉन के लिए। तो देखते हैं आंसर क्या है इसमें आपका। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसको आपको, एक तो वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, मास चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा, मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपली देखिए आप, वेलोसिटी चेंज होगी तो यहाँ से मोमेंटम भी चेंज यानी पी भी चेंज हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी भी चेंज होगी और डी मोमेंटम भी चेंज होगा। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। क्लियर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपको बोला गया है इन एक्टिविटी 13.7, ठीक है, 13.7 एक्टिविटी के अंदर हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी विल बी इफेक्टेड इफ। पहले हम एक्टिविटी देख लेते हैं, 13.7 की एक्टिविटी दी गई है बुक में। तो ये रही आपकी एक्टिविटी नंबर 13.7। ठीक है, इसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि भाई आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर को रख लेते हैं तो कंडक्टर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता था, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हुए हमने उसके ऊपर फोर्स भी फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो इसके अंदर, इस केस के अंदर क्या क्या चेंज करने के लिए आपको बोला गया है क्वेश्चन के हिसाब से, वो एक बार अब देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है, वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी, जो रोड ए बी आपकी लटकाई गई थी मैग्नेट के अंदर, विल बी अफेक्टेड इफ करंट इन रोड ए बी इज इंक्रीज्ड। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर भाई उस रोड के अंदर आप करंट की मैग्नीट्यूड को बढ़ा दोगे तो उसके डिस्प्लेसमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सेकंड पार्ट में कह रहा है ए स्ट्रोंगर हॉर्स शो मैग्नेट इज यूज्ड, भाई जो मैग्नेट आपने रखा हुआ है उसकी बजाय आप एक और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट यूज़ कर ले तो डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में आपको बोला गया है लेंथ ऑफ रोड ए बी इज इंक्रीज्ड, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो रोड रखी गई है ए बी, उसी की अगर लेंथ बढ़ा दें हम तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए तीनों के केस के लिए
सिंपली मैं आपको एक केस दे देता हूँ। एक सेकेंड भाई, ये वाइट बोर्ड हमारा बंद हो गया है, एक बार मैं वाइट बोर्ड निकाल लेता हूँ। तो हम बात कर रहे थे सिंपली केस के लिए। तो आपको एक याद होगा, मैंने आपको एक फोर्स का फॉर्मूला दिया था, F बराबर में बी आई एल साइन थीटा, है ना। चलिए मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ और उसी को मैं लिख कर डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक सेकेंड, ये कैनवास को क्लियर और कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंडक्टर जब अपने मैग्नेटिक फील्ड या दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा और आप उस कंडक्टर में से करंट भी पास करा रहे हैं, तो जो फोर्स की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है बी आई एल साइन थीटा पे। अब यहाँ पे एंगल की तो कोई बात की नहीं गई है, तो यानी साइन थीटा का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, बी होता था मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये डिपेंड करता था, ये बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब बी मैग्नेटिक फील्ड है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता था भाई, मैग्नेट की प्रॉपर्टी के ऊपर, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है क्या है। आई होता था करंट थ्रो दी कंडक्टर, करंट थ्रो दी कंडक्टर, भाई कंडक्टर में से कितना करंट पास होगा उसके हिसाब से हम बात करेंगे फोर्स के लिए। और एल होती थी बच्चों लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा, तभी आपको बोला था कि भाई ये फॉर्मूला आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा बुक में, लेकिन ये हेल्प बहुत कर देता है हम लोगों की, ठीक है। तो अब देखिए, तीनों केस रीड कीजिए। पहले केस में क्या बोला गया है यहाँ पर, करंट, पहले केस में करंट इन रोड ए बी इज इंक्रीज। अगर करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे कंडक्टर के अंदर से तो फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, आप देख पा रहे हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। करंट बढ़ा दो फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो फर्स्ट था उसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज, डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज। यानी आप करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टर ए बी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या पूछा गया है, ए स्ट्रोंगर हॉर्स शो मैग्नेट इज यूज्ड। भाई आपको मतलब एक अच्छा मैग्नेट लेने के लिए बोला गया है। फिर से हम कह सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड बी के। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लोगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, फोर्स भी ज़्यादा लगेगा तो फिर से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगी। यानी मैं फिर से कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज, ठीक है। थर्ड में देखिए, थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है लेंथ ऑफ द रोड ए बी इज इंक्रीज। फिर से हम उस फॉर्मूले पे कंसिडर करते हैं, वहाँ से भी देख पा रहे हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। यानी अगर आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ा देंगे तो उसके ऊपर लगा हुआ फोर्स भी बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ेगा तो फिर से डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट भी थे और सिंपली हमने एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करने के लिए बोला हुआ था। इस फॉर्मूले को अपने कहीं नोट कर लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल है आपके क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट is deflected towards north by a magnetic field. The direction of magnetic field is, ठीक है। आपको कह रहा है सिंपली एक अल्फा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, भाई वेस्ट की तरफ जा रहा था लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर क्या रहेगी। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। देखिए भाई, आपको बोला गया है सिंपली, पहले हम डायरेक्शन मेंशन कर लेते हैं। ये है आपकी डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। सिंपली देखिए क्या बोला गया है, मैं यहाँ पे सेंटर पर हूँ मान लीजिए, अभी एक अल्फा पार्टिकल जो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा था कुछ इधर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस होने की वजह से उसका डिफ्लेक्शन हो जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। उसका डिफ्लेक्शन हो जाता है बच्चों नॉर्थ डायरेक्शन में।
ये था उसका मूव, यानी इधर मूव करने की कोशिश कर रहा था अल्फा पार्टिकल, और डिफ्लेक्शन उधर हो गया, तो यानी उसको फोर्स फील हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन में। अब आपको सिंपली पूछा गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और बता दीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रहेगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसके ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसका अगर आप यूज़ कीजिए तो मैं सिंपली एक हल्का सा डायग्राम बना लेता हूं। आप इसको स्ट्रेच उसी हिसाब से करना जिसके हिसाब से आपको एक कंडीशन दी गई है। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस आपको दी गई है, तो आप इन्हीं के हिसाब से इनको कंसिडर रख लेना। ठीक है भाई, तो ये हटा देते हैं, ये थोड़ा सा कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा और सिंपल बना लेते हैं हम अपना। तो ये मिडल फिंगर हो जाएगी आपकी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो फोर फिंगर तो आपकी दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड बी को, थंब दिखाता है हमेशा फोर्स को, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और ये जो मिडल फिंगर है आपकी ये दिखाती है करंट को। और सिंपली आपको इनको इस तरह से स्ट्रेच करना है कि इन तीनों उंगलियों के बीच में जो एंगल हो वो कितने डिग्री का बच्चों, 90 डिग्री का। ठीक है, जब आप फोर्स यानी एफ थंब को नॉर्थ की तरफ दिखाओगे, ये हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। मोशन यानी मूवमेंट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, और आपका अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, और पॉजिटिव चार्ज उधर ही रहेगा जिधर करंट मूव करता है। ठीक है, तो यानी करंट आपकी जो ये थंब है, सॉरी ये आपकी जो मिडल फिंगर है ये हो जाएगी वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो थंब हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में, मिडल फिंगर हो गई वेस्ट डायरेक्शन में, और तीनों हमने 90 डिग्री से स्ट्रेच कर रखी है। तो आप देख पाओगे कि ये जो फोर फिंगर बची है बच्चों, ये आपकी अपवर्ड ऊपर की तरफ दिखाएगी। ठीक है, अपवर्ड मीन्स मैं 3D में तो दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन ये कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ दिखाई देगी, उंगली ऐसे ऊपर तरफ आ रही है। मतलब अगर आप मेरे को अपने फ़ोन में देख रहे हो तो ये फ़ोन से बिल्कुल बाहर निकल कर आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, अगर फ़ोन को आप हॉरिजेंटल कर दोगे तो ऊपर की तरफ निकलेगी, आसमान की तरफ। फ़ोन ने आपकी तरफ मुँह करके रखा हुआ है तो आप फ़ोन से बिल्कुल आपकी तरफ निकल कर आएगी। तो ये है अपवर्ड का केस। ठीक है, तो तीनों फिंगर को स्ट्रेच करोगे लेफ्ट हैंड रूल को। ठीक है, और ये थंब को नॉर्थ डायरेक्शन में रखोगे, मिडिल फिंगर को वेस्ट डायरेक्शन में रखोगे, तो फोर फिंगर आपकी अपवर्ड ही रहेगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बी थी, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी फिर, अपवर्ड्स। आप स्ट्रेच कर कर देख लीजिए फिंगर्स को, आपका सेम अपवर्ड केस ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन था पहला टुवार्ड्स साउथ, नहीं ये गलत है। फिर था आपका टुवार्ड्स ईस्ट, ये भी गलत है। फिर ऑप्शन सी डाउनवर्ड, ये भी गलत है। ऑप्शन डी अपवर्ड रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पूछा गया है स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को स्टेट कीजिए। अभी हमने देखा, ये है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में देखना है तो ये हमने थियोरेटिकल पोर्शन जब किया था तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप वहाँ पर जाकर वीडियो को ढूंढ कर सर्च करके देख सकते हैं। हमने थंबनेल में साफ साफ लिखा हुआ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको ढूंढने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है भाई, थंब हमेशा फोर्स को दिखाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बी फोर फिंगर को रिप्रेजेंट करेगी, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। और तीनों उंगलियां स्ट्रेच करेंगे तो एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। और लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं फोर्स फाइंड आउट यानी इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका थंब रूल यानी सॉरी लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल लिखने से पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जितनी भी रोटेटिंग डिवाइसेस हैं, रोटेटिंग मशीन जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल आइटम में, उन सब का प्रिंसिपल
वर्किंग प्रिंसिपल आपको याद रखना है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अभी यहाँ पे वर्किंग मोटर की बात कर रहे हैं, तो मोटर में आपको याद हो तो दो तो हमारे मैग्नेटिक पोल होते थे, नॉर्थ से साउथ, और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती थी, साउथ की तरफ एंटर होती थी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी कुछ इस तरह से हमारी, ठीक है। और आप क्या करते थे, एक कंडक्टर को प्लेस करते थे इस मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर, ठीक है, ये आपका एक कंडक्टर को हम प्लेस करते थे मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर, और इस कंडक्टर को फिर हम क्या कराते थे, रोटेट कराते थे बच्चों, किसी भी डायरेक्शन में हम रोटेट कराते थे करंट की सप्लाई देकर, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। तो प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रिंसिपल में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही लिखेंगे। और अगर हल्का सा एक्सप्लेन करना तो आप ये कह सकते हैं कि मोटर के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर बाईपोल यानी दो पोल के बीच में आप एक कंडक्टर को रखोगे और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा, यही वर्किंग प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है। तो बेसिकली आपको इम्पोर्टेंट हेडिंग करके स्टार करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखना है, इसी से आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। स्प्लिट रिंग एंड इलेक्ट्रिक मोटर, भाई इलेक्ट्रिक मोटर जब हमने पढ़ा था तो आपको पूछा गया उसमें स्प्लिट रिंग का क्या रोल था। तो स्प्लिट रिंग आपको याद हो तो देखो मैं इसी में बना देता हूँ, ये कंडक्टर था आपका, कंडक्टर के बीच में से ऐसे एक्सल आ रही थी, एक्सल मतलब जिसको आप रोटर बोलते हो, किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाना, वो मोटर को खोल के रखता है ना, तो जिससे आप पकड़ के लेके जाते हो वो गोल गोल सा होता है, वो ही एक्सल होता है। ये एक्सल था और इस एक्सल के ऊपर यहाँ पर कुछ रिंग्स थी ऐसे, ये एक रिंग थी यहाँ पे, ठीक है, और एक रिंग दूसरी साइड में थी कुछ इधर इस तरफ, इनके बीच में हालांकि गैप सा होता है हल्का सा, ये एक रिंग यहाँ पर मौजूद थी आपकी, ठीक है। ये दोनों की दोनों रिंग स्लिप रिंग्स कहलाती थी। इन स्लिप रिंग्स के ऊपर कार्बन ब्रश टिकी होती थी, एक कार्बन ब्रश इधर, दूसरी कार्बन ब्रश इधर, और इन कार्बन ब्रश से हम इन कंडक्टर को कनेक्ट करा देते थे और बाहर से सप्लाई देते थे, ठीक है, बाहर से कुछ इस तरह से सप्लाई दी जाती थी इन कंडक्टर को। तो ये जो ब्लू कलर की दिख रही हैं, ये दोनों की दोनों क्या थी आपकी, स्लिप रिंग्स। तो स्लिप रिंग्स क्या काम करती है बच्चों, एसी को डीसी में बदलने की काम करती है। भाई जैसे कि आप करंट सप्लाई दे रहे हो बाहर से, तो वो अल्टरनेटिंग करंट है कुछ इस तरह से, भाई जिसका यूनिट डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ मल्टी डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शन करंट, मल्टी डायरेक्शन करंट। इस मल्टी डायरेक्शन करंट को स्लिप रिंग किस में कन्वर्ट कर देती थी, डीसी में, डायरेक्ट करंट में, यानी यूनिडायरेक्शनल करंट के अंदर कन्वर्ट कर देती थी। और यूनिडायरेक्शनल करंट कुछ इस तरह से दिखाई देता है ऐसे। तो ये हेल्प करता था कि भाई रोटर जो है आपका, कंडक्टर जो है पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता रहे। अगर वो क्लॉकवाइज कर रहा है स्टार्टिंग से, कंटिन्यूस क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट करना शुरू किया तो कंटिन्यूस एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, ठीक है। तो स्लिप रिंग का बेसिकली क्या वर्क है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना, यानी मल्टी डायरेक्शन को यूनिट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी हेल्प से जो रोटर है या जो कंडक्टर है वो सेम एक ही डायरेक्शन में हर बार रोटेट करता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के हमारे बच्चों, बाकी के कुछ क्वेश्चन है वो कल की क्लास में करेंगे। सेशन को इतना ही रखते हैं, तो आप अच्छे से एंजॉय कीजिए और सिलेबस को यहाँ पे हम पूरा करेंगे, आपको कोई भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा टारगेट हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा। तो यहाँ तक आप जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। तो सेशन को लाइक कीजिए, एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।